हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज मैं रियल एनालिसिस के इस अगले लेक्चर में आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल से रिलेटेड सेकंड एक्सरसाइज का कुछ वर्क करवाना चाहता हूं। बच्चों, पिछली एक्सरसाइज में मीन्स एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होते हैं वो समझा। उसको सोल्व करने के लिए लिमिट की हेल्प से हमने कुछ प्रॉब्लम्स सोल्व की, यानी कि कैसे लिमिट की हेल्प से भी हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सोल्व कर सकते हैं, ये हमने सीखा। बच्चों, अब हम कंपैरिजन की हेल्प से इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को सोल्व करना सीखेंगे। आपको याद होगा पिछले साल आपने इनफाइनाइट सीरीज के चैप्टर के अंदर समझा था कि अगर आपको कोई इनफाइनाइट सीरीज दे दी जाए सिग्मा ए एन मान लो, और इसका नेचर निकालना है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो वो हम लिमिट की हेल्प से भी निकालते थे। एस एन निकाल करके एस एन की हम लिमिट लेते थे एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो इससे सीरीज का नेचर पता चल जाता था। लेकिन आपको याद होगा कि दूसरी ही एक्सरसाइज में वहां पर हमने नेचर कैलकुलेट करने के लिए लिमिट का सहारा लेना छोड़ दिया था। हमने कंपैरिजन टेस्ट पढ़े, यानी कि एक सीरीज का नेचर पता करने के लिए हम दूसरी सीरीज की हेल्प लेते थे सिग्मा बी एन, और फिर ए एन और बी एन का आपस में कंपैरिजन करके हम इनका नेचर फाइंड आउट कर लेते थे, बशर्ते कि बी एन वाली ऐसी सीरीज होनी चाहिए जिसका नेचर आपको मालूम होना चाहिए। ओके, तो बच्चों सेम थिंग हैपन्स हियर। आपको एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, सपोज ए टू बी एफ डी एक्स। तो इसके नेचर को कैलकुलेट करने के लिए हम एक और इम्प्रॉपर इंटीग्रल सपोज जी एक्स वो लेंगे, जी एक्स डी एक्स ए टू बी। जहां पर ये इम्प्रॉपर बनता है मान लो ए पर, तो ए पर ही ये बनना चाहिए। ये अगर बी पर इम्प्रॉपर बनता है तो बी पर ये बनना चाहिए। मीन्स जिस टाइप का इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये है वैसा ही ये होना चाहिए। तो अगर ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है तो इसके नेचर का पता होना चाहिए आपको, तो फिर हम इसके नेचर का अंदाजा ले सकते हैं, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। तो ऐसे कंपैरिजन टेस्ट हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो हम कंपैरिजन की तरफ आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको दो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को कैलकुलेट करके दिखाता हूं। जैसे मान लो मेरे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ए टू बी डी एक्स बटे एक्स माइनस ए की पावर एन। तो बच्चों इसमें एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल पहले चेक करो इम्प्रॉपर है कि नहीं। ए के ऊपर ए माइनस ए जीरो बनता है फंक्शन नीचे, तो यानी कि समथिंग बाय जीरो इन्फिनिटी बनता है। मीन्स ए पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये। ए पे जो है प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, मीन्स ए पे फंक्शन इन्फिनिटी बनता है। सो दिस इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ओके, अब मैं इसको पिछली टेक्निक की हेल्प से सोल्व करके दिखाता हूं, लिमिट की टेक्निक। बच्चों, अपन ने यहां से फंक्शन उठाया 1 अपॉन एक्स माइनस ए की पावर एन। अगर मैं एन को जीरो ले लूं या नेगेटिव ले लूं, जीरो लोगे तो ये 1 बन जाएगा 1 बाई 1। तो बच्चों फंक्शन में ए की वजह से इम्प्रॉपर बन ही नहीं रहा है। और एन को अगर मैं नेगेटिव लूंगा, नेगेटिव होगा तो ये ऊपर चला जाएगा। जैसे मान लो -3 है तो ये ऊपर जाएगा +3 बन जाएगा, यानी कि ये नीचे नहीं रहेगा, +3 मीन्स ऊपर चला जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन अब भी इम्प्रॉपर नहीं बचा, ये प्रॉपर इंटीग्रल बन गया है। कब? जब n आपका नेगेटिव या जीरो है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मेरा n नेगेटिव या जीरो है, देन दिस इंटीग्रेशन a to b f dx is proper integral and convergent. So this is convergent. Okay, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। नेक्स्ट, अब मैं चेक किसके लिए करूंगा? n ग्रेटर देन
जीरो के लिए, क्योंकि जब ये n पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी अब ऊपर नहीं जाएगी, ये नीचे ही रहेगी, नीचे रहेगी तो a की वजह से फंक्शन इन्फिनिटी बनेगा। ओके, अब n जीरो से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकता है। अब उसमें दो केस बनाकर हम चलेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में मैं ले लेता हूं n नॉट इक्वल टू 1, और एक केस हम लेंगे बाद में n इक्वल टू 1 का। ओके, अगर मेरा n 1 के बराबर नहीं है तो देखिए इंटीग्रेशन को उठाया हमने, a टू b dx बटे x माइनस ए रेज टू पावर n। लिमिट वाली टेक्निक मैंने कहा था कि ये मैं यूज करूंगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 a प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि एक a पे इन्फिनिटी बनता है, इस वजह से मैंने a के अंदर ऐड किया, तो ये x माइनस ए रेज टू पावर n इंटू डी एक्स। ठीक है, और मेरा एप्सिलॉन कहाँ है, एप्सिलॉन मेरा 0 से बड़ा है और b माइनस ए से छोटा है, मीन्स a के अंदर छोटा सा कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर दिया हमने। तो बच्चों इसको सिंपल इंटीग्रेशन है, पहले ऊपर ले जाओ, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, दिस इज x माइनस ए रेज टू पावर माइनस n डी एक्स, ए प्लस एप्सिलॉन टू b, और इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, x माइनस ए रेज टू पावर माइनस n प्लस 1 बाई माइनस n प्लस 1, लिमिट रखोगे a प्लस एप्सिलॉन टू b। तो ये लिमिट रखने के बाद जो है क्या बन जाएगा, एक्चुअल लिमिट रखने से पहले लास्ट जो स्टेप बनता है वो मैं लिखता हूं यहां पर, दिस इज 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस n, 1 अपॉन 1 माइनस n इंटू ये बनता है 1 अपॉन b माइनस ए रेज टू पावर n प्लस 1, n माइनस 1 बनेगा, माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन रेज टू पावर n माइनस 1। ये स्टेप में इसके प्रूफ में से उठाकर डायरेक्ट आपके सामने ये रखा है। ओके, अब इसमें अगर मैं लिमिट पुट करूंगा तो अगर मेरा n नेगेटिव है, n क्या है, यानी कि n अगर लेस देन 1 है और n ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि हम केस कौन सा लेकर चल रहे हैं, 1 के बराबर नहीं है, तो बच्चों 1 से छोटा तो हो सकता है या 1 से बड़ा भी हो सकता है, तो 1 से छोटा का केस अलग और 1 से बड़ा का केस अलग से लिया। तो इस लिमिट की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, अगर n हमारा 1 से छोटा है तो देखो ये नंबर 1 से छोटा है और उसमें से 1 घटाया तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये वैल्यू ऊपर जाएगी, या इसको भले एज इट इज रखो हमें, क्योंकि एप्सिलॉन वाली जो टर्म है उससे डील करना है, एप्सिलॉन को 0 करना है ना, तो इस टर्म पे मैं आता हूँ, n 1 से छोटा है उसमें से 1 घटाया है तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और उसमें आपने 0 रखना है, तो फिर वो टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, ये और ये बचेगा, यानी कि मेरे पास 1 अपॉन 1 माइनस n इंटू बी माइनस ए रेज टू पावर n माइनस 1, ये मेरे पास आया। और n अगर 1 से बड़ा है, 1 से बड़े में से 1 घटाओगे तो ये पावर पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव रहेगी तो ये ऊपर नहीं जाएगा, अब नीचे ही रहेगा, और नीचे में जब आप इन्फिनिटी रखोगे एप्सिलॉन को तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। सो दिस टर्म इज इन्फिनिटी अगर n ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब बच्चों क्या आया, ये इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट कब है, जब n लेस देन 1 है, और डाइवर्जेंट कब है, जब n ग्रेटर देन 1 है। और एक केस हम और ले लेते हैं, केस नंबर 2, अगर n हमारा 1 के बराबर है तो चलो n को हम 1 रख देते हैं, बड़ा सिंपल इंटीग्रेशन बन जाएगा, n को 1 रखा तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन a टू b 1 अपॉन x माइनस a इंटू डी एक्स, तो इसका लॉगरिथम लॉग ऑफ x माइनस ए बनेगा, ये लॉग ऑफ x माइनस ए से b, ओके, a प्लस एप्सिलॉन से b, क्योंकि a प्लस एप्सिलॉन था ना इसके अंदर, जब हम लिमिट यूज़ करेंगे, लिमिट की फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये यहाँ लिमिट की फॉर्म में बन जाएगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0,
तो जब हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। ये एक स्टेप आपके लिए छोड़ देते हैं। तो ये हमने अभी सीख लिया है कि ये इंटीग्रेशन a to b dx अपॉन x माइनस a की पावर n, ये इंटीग्रेशन कब कन्वर्जेंट है और कब डाइवर्जेंट है। ये डाइवर्जेंट बनता है अगर दिस इज कन्वर्जेंट, देख लेते हैं पहले, कन्वर्जेंट इफ n इज लेस देन 1, n 1 से छोटा है। देखो 0 या 0 से छोटे के लिए तो हमने पहले ही देख लिया कन्वर्जेंट है, और 1 से छोटे के लिए भी हमने देख लिया ये भी कन्वर्जेंट है। तो इसलिए डायरेक्ट लिख दिया पूरे के लिए 1 से छोटा अगर है, 1 से छोटा अगर आप n की वैल्यू लोगे तो ये कन्वर्जेंट रहेगा। और डाइवर्जेंट कब रहा, अगर n हमारा 1 या 1 से बड़ा आता है। तो बच्चों ये रिजल्ट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। x माइनस ए, देखिए a के ऊपर फंक्शन इन्फिनिटी बनता है, तो ये x माइनस ए की पावर n टाइप का जो ये इंटीग्रेशन है ये कन्वर्जेंट कब बनेगा और डाइवर्जेंट कब बनेगा, आपको पक्का याद होना चाहिए। और इसी जैसा एक और इंटीग्रेशन है अपर लिमिट के लिए। मान लो a टू b, अपर लिमिट पे फंक्शन इन्फिनिटी बनता है, यानी कि dx बटे b माइनस एक्स की पावर n। तो इसके लिए भी सेम ऐसे ही प्रूफ है, ये आप बुक में से कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जेंट कब होगा, दिस इज कन्वर्जेंट इफ n इज लेस देन 1, इफ एंड ओनली इफ कह सकते हो। दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ n इज लेस देन 1, ठीक ऐसे ही ये भी दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ n लेस देन 1, यानी कि n 1 से छोटा है तो कन्वर्जेंट है, और अगर कन्वर्जेंट का पता है तो जरूर n 1 से छोटा होगा। सेम थिंग इज हियर। ये जो मैंने प्रूफ करवाए हैं ये हैं बच्चों पेज नंबर 19 पर इंपॉर्टेंट कंपैरिजन इंटीग्रल्स के लिए। मतलब ये दो इंटीग्रेशन हम बार बार हर एक क्वेश्चंस में यूज करेंगे। क्यों ये हमने तैयार करके रखे हैं वो भी हम अभी थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। चलिए, नाउ वी कम टू द थ्योरम फॉर कंपैरिजन इंटीग्रेशन। चलिए अब आ जाइए पेज नंबर 15 पर, कंपैरिजन टेस्ट 1। बिल्कुल जैसे इनफाइनाइट सीरीज में कंपैरिजन टेस्ट होते थे वैसे ही यहां पर हैं। मान लो हमारे पास f और g दो पॉजिटिव फंक्शन हैं। इस तरह के पॉजिटिव फंक्शन हैं कि fx इज लेस देन gx है। पूरे इंटरवल में, पूरे जहां से जहां तक इंटीग्रेशन करना है, fx इज लेस देन इक्वल टू gx है, और a के ऊपर प्रॉब्लम खड़ी होती है। समझ गए होगे a के ऊपर कौन सी प्रॉब्लम खड़ी होती है। ओके, तो देखिए ये कंपैरिजन इनका होगा, fx छोटा है gx से, पूरे इंटरवल के अंदर a से b जो भी हमारा इंटरवल है, a पे छोड़ के, a पे तो हमारा फंक्शन इन्फिनिटी बनता है, दोनों इन्फिनिटी बनते हैं। तो बच्चों हम एक चीज की गारंटी कर सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन अगर कन्वर्जेंट है तो इसका इंटीग्रेशन भी कन्वर्जेंट होगा, और इसका इंटीग्रेशन अगर डाइवर्जेंट है तो इसका इंटीग्रेशन भी डाइवर्जेंट होगा। मतलब इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। एक का नेचर का अगर आपको पता है और खास कन्वर्जेंट इसका है तो इसका कन्वर्जेंट होगा, और ये डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अगर डाइवर्जेंट है तो इसका डाइवर्जेंट होगा, और इसका कन्वर्जेंट है तो इसका कन्वर्जेंट होगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि g का इंटीग्रेशन अगर कन्वर्जेंट है तो f का कन्वर्जेंट होगा, और f का डाइवर्जेंट है तो g का डाइवर्जेंट होगा। कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन क्रिएट होता है कि अगर g का इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट हो गया तो फिर हम क्या कह सकते हैं, या f का इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट हो गया
तो फिर हम क्या कह सकते हैं बच्चों, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ इस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं कि जी का अगर कन्वर्जेंट है तो एफ का कन्वर्जेंट होगा, जी का डाइवर्जेंट है तो एफ का इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट भी हो सकता है, कन्वर्जेंट भी हो सकता है। यानी कि सिर्फ ये दो ही कंक्लूजन्स आपको याद रखने हैं। ओके, एक कंपैरिजन टेस्ट और है कि एफ और जी दोनों पॉजिटिव फंक्शन हैं। ये जितने हमारे जो चल रहे हैं ये पॉजिटिव फंक्शन के लिए, देखिए ये भी पॉजिटिव फंक्शन के लिए है। आपको याद होगा इनफाइनाइट सीरीज में जब हम करते थे वहां भी पॉजिटिव टर्म की सीरीज के साथ ही करते थे, बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पर भी। तो ये हमारे पास दो पॉजिटिव फंक्शन है एफ और जी। ठीक वैसे ही ए पर प्रॉब्लम खड़ी होती है। ओके, तो बच्चों अगर इस लिमिट का मान लो आपको मालूम है, ये लिमिट कैलकुलेट हो जाती, मान लो एफ एक्स बटे जी एक्स एक्स टेंस टू ए, मान लो इसकी वैल्यू क्या आ गई, एल आ गई है। और एल की वैल्यू ना तो जीरो है ना इन्फिनिटी है, मीन्स जीरो या इन्फिनिटी को छोड़ के कुछ भी फाइनाइट नंबर है। ओके, तो आप इस बात की गारंटी कर सकते हो कि एफ का इंटीग्रेशन और जी का इंटीग्रेशन का नेचर एक जैसा होगा। मतलब ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट है, और ये अगर डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट है, उल्टा भी ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट है। यानी कि दोनों इंटीग्रेशन का नेचर बिल्कुल एक जैसा होगा। ये दोनों कंपैरिजन टेस्ट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, और बच्चों अगर ये लिमिट की वैल्यू जीरो या इन्फिनिटी आती है तो फिर क्या होगा, वो अगला रिजल्ट बताता है कि अगर ये लिमिट की वैल्यू जीरो आती है तो हम ज़्यादा गारंटी तो नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ की गारंटी कर सकते हैं कि जी का इंटीग्रेशन अगर कन्वर्जेंट है तो एफ का इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट होगा। और अगर ये लिमिट इन्फिनिटी आती है तब भी हम एक ही चीज़ की गारंटी कर सकते हैं कि जी का इंटीग्रेशन अगर डाइवर्जेंट होगा तो एफ का इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट होगा। ये रिजल्ट्स आपको, इनके प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद होने चाहिए बच्चों, क्योंकि अब हम किसी इंटीग्रेशन का नेचर बताएंगे। जैसे मान लो मेरे पास ये है इंटीग्रेशन x की पावर 1/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन है 0 से 1 तक। तो देखो ये इंटीग्रेशन के अंदर 0 पे प्रॉब्लम खड़ी होती है क्योंकि 0 पे फंक्शन इन्फिनिटी बनता है। तो इसका नेचर मैं अब कंपैरिजन की हेल्प से बताऊंगा। तो बच्चों कंपैरिजन के लिए तो फिर आपको दूसरा जी चाहिए, ये एफ है, ये फंक्शन हमारा एफ है, तो आपको क्या चाहिएगा, जी चाहिएगा। यानी कि एफ एक्स एक्स की पावर 1/3 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये तो एफ है। अब कंपैरिजन के लिए जी चाहिएगा। यहां आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना है, क्योंकि जी जो फंक्शन है वो इस टाइप का आपको लेना है कि एक तो जी का इंटीग्रेशन का मालूम होना चाहिए आपको कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, क्योंकि अगर आपको मालूम ही नहीं होगा तो कंपेयर क्या करेंगे एफ के साथ, कंपेयर करने का फायदा क्या होगा जब आपको जी का नेचर का ही नहीं पता है। तो जी के नेचर का पता होना चाहिए, ऐसा ही जी आप मानकर चलोगे। और दूसरी बात, जी ऐसा मानकर चलोगे, ठीक है, कंपैरिजन मतलब उसका नेचर पता होना चाहिए, बट उसका एफ के साथ कंपैरिजन भी हो पाए, ऐसा भी हमने लेना है। जो थ्योरम्स में अभी दो प्रकार की थ्योरम मैंने बताई वैसा कंपैरिजन इनका हो जाना चाहिए। मतलब एफ लेस देन इक्वल टू जी होना चाहिए, या एफ एक्स बटे जी एक्स की लिमिट कैलकुलेट हो जानी चाहिए, नॉन जीरो नॉन इन्फिनिटी है, या इस टाइप से, मतलब थ्योरम के अनुसार उनका कंपैरिजन हो जाना चाहिए। तो इन जो दो चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, ऐसा सोच समझकर जी उठाना है आपको। ओके, अब जी हम कैसा लें प्रॉब्लम के अंदर, जैसे इसी के अंदर हम जी कैसा लें, उसकी हेल्प आपको कहाँ से मिलेगी, वो ये जो दो मैंने इंपॉर्टेंट कंपैरिजन इंटीग्रल करवाए थे इनकी हेल्प लेनी है आपको, क्योंकि इनका नेचर आपको पता है, इनका नेचर आपको पता है, कब ये कन्वर्ज कर रहे हैं कब डाइवर्ज कर रहे हैं, इसका भी पता है, ये लोअर लिमिट के लिए या अपर लिमिट के लिए।
ओके, अब तो मैं लोअर लिमिट के लिए काम कर रहा हूं, मेरी प्रॉब्लम में लोअर लिमिट पे प्रॉब्लम है, तो मैं ऐसा जी उठाना चाहता हूं। ओके, तो उसके लिए बच्चों प्रॉब्लम के अंदर जाओ। जैसे यहां पर देखिए मेरे पास इस टाइप का इंटीग्रेशन, कैसा, इस टाइप का x माइनस ए टाइप का की पावर कोई n, x माइनस ए की कोई पावर n, इस टाइप का टुकड़ा मैं यहाँ से बनाना चाहता हूँ। तो x माइनस, क्योंकि जीरो पे प्रॉब्लम है, तो x माइनस जीरो की 1/3 ऐसा कुछ यहाँ बन रहा है जैसा मुझे चाहिए था। तो 1 मिनट के लिए मैं gx अगर यही मान लूँ x माइनस जीरो की पावर 1/3 यानी कि x की पावर 1/3, तो बच्चों इसका फ़ायदा अपने को एक तो ये मिलेगा कि इसका नेचर हम बता सकते हैं कंपैरिजन, सॉरी ये इंपॉर्टेंट इंटीग्रल की हेल्प से। आप बता सकते हो इसका नेचर, बताओ इस मेरे g का नेचर क्या होगा, x माइनस जीरो की 1/3, इसका नेचर क्या होगा बता सकते हो। n पकड़ो, 1/3 है, अब 1/3 देखो n 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो कन्वर्जेंट है, यानी कि ये g वाला जो इंटीग्रेशन बनेगा वो कन्वर्जेंट बनेगा। ओके, अब मैं fx बटे gx 1 मिनट के लिए कैलकुलेट करता हूँ, तो बच्चों कुछ पार्ट कट जाएगा और वो ये बचेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इसकी लिमिट क्या लेनी होती है, जो भी लिमिट पे प्रॉब्लम है, तो जीरो पे प्रॉब्लम है तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, तो बच्चों ये क्या आया, 1 आया, 1 आया, यानी कि नॉन जीरो एंड फाइनाइट आया है। तो इसका मतलब दोनों जिएंगे मरेंगे इकट्ठे, f और g, यानी कि कन्वर्ज डाइवर्ज टुगेदर। तो g का नेचर जैसा है वैसा ही f का नेचर होगा। अब हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ gx यानी कि 1/x की पावर 1/3 dx, 0 से 1, ये इंटीग्रेशन ये तो कन्वर्जेंट है, वी नो दिस वन कि ये तो कन्वर्जेंट है। इसका मतलब गिवन वाला इंटीग्रेशन dx बटे x रेट पावर 1/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज कन्वर्जेंट। तो बच्चों ऐसे हम कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से नेचर बता दिया करेंगे। ओके, तो बच्चों इस टाइप की कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम कंपैरिजन टेस्ट की ये आप कर सकते हो, शुरू के 1-2 एग्जाम्पल, बाकी आज हम इतना ही करेंगे इसमें। बच्चों यूनिट नंबर 1 हम रीमान इंटीग्रेशन के ज़रूरी पार्ट कर चुके हैं और उसका टेस्ट अभी ड्यू है, तो आप उसके टेस्ट की डेट मुझे व्हाट्सएप पर सुजेस्ट करें कब आप टेस्ट देना चाहते हैं। धन्यवाद।